कल रात जब सीज़ फायर की डेडलाइन ख़त्म हो रही थी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया और उन्होंने पोस्ट में ये बताया कि ये वो सीज़ फायर में एक्सटेंशन जो है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर कर रहे हैं। उन्होंने इसमें लिखा कि ये पोस्ट आपके सामने भी है कि पाकिस्तान के सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर फ़िलहाल ईरान पर हमले मौखर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हमें ये कहा गया है कि ईरान पर हमला इस वक्त तक मौखर रखा जाए जब तक वहाँ की क़यादत और नुमाइंदे किसी मुश्तरका तजवीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो जाते। इसके बाद अमेरिकी फ़ौज को हमले ना करने की हिदायत की है। ताहम ईरान के ख़िलाफ़ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहरी नाकाबंदी जारी रखने और हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहने के अहकामात भी दे दिए हैं। तो वो वजह जिसकी वजह से ईरानियंस जो हैं वो एग्रीमेंट या डील के किसी मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो रहे, वो वजह वही मौजूद है। अमेरिका के प्रेसिडेंट से जो मुतालबा किया जा रहा है ईरान की तरफ से वो ये है कि जो उन्होंने बहरी नाकाबंदी या कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट किया हुआ है ईरान के जहाज़ों के ऊपर, वो सीज़ फायर की वायलेशन है, उसको ख़त्म किया जाए। वो एक एक्ट ऑफ वॉर है, उसे ख़त्म किया जाए। वो सीज़ फायर एक्सटेंड करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उस ब्लॉकेट को ख़त्म नहीं किया। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है, पीस के तनाजुर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो है 1000 आउट ऑफ 100, पुट इट दिस वे। दूसरी दफ़ा सीज़ फायर करवाया, दूसरी दफ़ा पीस दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस हवाले से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर जो असर्ट करते हैं अपनी सिग्निफिकेंस को और जो उनके पास एक उनकी विजन है जिसके ऊपर बिलीव कर रहा है इस वक्त ईरान और अमेरिका, तो उसको असर्ट किया है फॉर द सेकंड टाइम सीज़ फायर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेकिन मसला जूं का तूं है वो ये है कि ईरान जो है वो पोजीशन ये ले चुका है कि जब तक अमेरिका अपना कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करेगा हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर होता ये कि क्यों मुज़ाकरात जब होते हैं तो उनकी जो टर्म्स और कंडीशन वो खुफिया रखा जाता है और सीक्रेसी बरती जाती है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप उसको पहले ओपन कर दें तो फिर जहाँ पर किसी एक पार्टी ने किसी एक शर्त को मानना भी हो रीज़नेबल समझकर, वो इसलिए नहीं मानती कि दुनिया जहान में चल जाता पता कि दूसरी पार्टी ने ये शर्त रखी हुई थी और अब अगर हम इसको मान लेंगे तो मानने के बाद जो हमारी पोजीशन जो है वो वीक हो जाएगी हमारी निगाहों में, कौम की निगाहों में और दुनिया की निगाहों में। अब यहाँ पर तो खुल के सामने मामला आ गया कि ईरान जो है वो कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट के ऊपर जोर दे रहा है कि वो इससे 1 इंच पीछे नहीं हट रहा। फिलहाल पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान को समझाने की, जिस तरह अमेरिका को समझाने की कि वो इस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसने पोजीशन ले ली हुई है ट्रंप ने कि वो ब्लॉकेट को ख़त्म नहीं करेगा। तो ये है डेडलॉक सिचुएशन। इस डेडलॉक से निकलने के लिए क्या दोनों पार्टियां 1-1 इंच पीछे जा सकेंगी या कोई एक पार्टी पीछे जा सकेगी? एक का जाने का मतलब तो मैंने बता दिया कि अब यहां से एक के जाने का मतलब दूसरा समझेगा कि मैं जीत गया, क्योंकि ये बात ओपन हो गई है अब। और डिप्लोमेसी में इसलिए चीज़ें बिहाइंड द शेडोज रखी जाती हैं ताकि ये पहले ही प्रेशर ना बिल्टअप हो जाए कि यार हम ये कंसेशन दे रहे हैं, ये अपीसमेंट ना करार दे दी जाए, दिस एंड दैट। अब यहाँ पर इस्लामाबाद मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान एक्सेप्शनल पीस एफर्ट्स के साथ दुनिया में एक अपना मुकाम बनाता चला जा रहा है। हम नेक नीति के साथ चाह रहे हैं कि ये मसला हल हो। लेकिन यहाँ पर अभी अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो फरमा रहे हैं, ये जो इन्होंने सीज़ फायर एक्सटेंड किया है, ये कोई ताहयात नहीं कर दिया या इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं कर दिया, ये 2 से 5 दिन के लिए किया है। और दूसरी तरफ ईरान भी इस बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं है। उन्होंने 2 बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा जनाब ये जो एक्सटेंड किया है इन्होंने सीज़ फायर, तो ये हम पे कोई आसान तो नहीं किया। हारी हुई जो कौम है अमेरिका की वो हमें डिक्टेट नहीं करा सकती टर्म्स, और सीज़ फायर तो उन्होंने अपने लिए किया है एक्सटेंड, क्योंकि उनकी बात हम नहीं मान रहे, ना हम उनके कहने पे आ रहे हैं जो वो चाह रहे हैं अमेरिकन। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने इसलिए भी सीज़ फायर एक्सटेंड किया है, ईरान ये कह रहा है कि इनको मौका मिले कभी भी हम पे फौजी कार्रवाई करने का और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इतना डिस्ट्रस्ट के साथ पाकिस्तान बहुत क्रूशल स्टेज पे अपना क्रूशल रोल प्ले कर रहा है। उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, इसहाक डार साहब भी शामिल हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो लीडिंग पोजीशन में है। किस हद तक हम सेकंड राउंड देख पाएंगे, हमारी एफर्ट्स पाकिस्तान की बर लाएंगी, किस हद तक ईरान और अमेरिका जो है इन पोजीशंस के अंदर कोई लचक दिखा पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
इस वक्त नो डाउट कि अमेरिका जो है वो बड़ी मुश्किल हालात के अंदर है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अमेरिका की जो वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके मिसाइल के ज़खायर जो है, इस जंग की वजह से उनमें इतनी कमी हुई है कि अमेरिका अब चाइना के साथ या कोई बड़ी कंट्री के साथ, चाइना रशिया ऐसी कंट्री के साथ जंग लड़ने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। जो मेरे सामने रिपोर्ट है उसमें यह है कि ईरान के साथ जो हालिया जंग है उसके दौरान अमेरिकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। रिपोर्ट आपके सामने जिसमें चल रहा है पता कि 45% उसके जो है, ये स्ट्रेटेजिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट है, तकरीबन 45% उसके स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि उसके थॉट मिसाइल और पेट्राइट दिफाई मिसाइल जिससे वो इंटरसेप्ट होता है या मिसाइल को रोका जाता है, वो भी 50% ज़ाया हो चुके हैं। 30% टॉम हॉक मिसाइल इस्तेमाल हो चुके हैं। पेंटागन ने रवां साल के आगाज़ में मिसाइलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ माहदे किए हैं, लेकिन फ़िलहाल इस जंग की वजह से उनको बहुत सेटबैक मिला है। इन हथियारों की तैयारी और फरहमी में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। ये जो मिसाइल अमेरिका इसराइल के चक्करों में ईरान में अपने ज़ाया कर चुका है या दाग चुका है। और इस वक्त अमेरिका का माली साल का 2027 का जो दिफाई बजट का प्रपोजल आया है, वो अमेरिका की, जब से अमेरिका पैदा हुआ है उसकी तारीख का सबसे बड़ा बजट है। इसमें 42%, ये अमेरिका की तारीख में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ, 42% दिफाई बजट इजाफे की तजवीज़ है। मजमूई हजम $1.5 ट्रिलियन, तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट, और बजट का बड़ा हिस्सा जदीद जंगी टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के लिए $75 अरब मुख्तस किए गए। खुदकार जंगी मशीनों, रोबोट, गाड़ियों, सिस्टम्स के बजट में गैर मामूली इजाफा, इसे बढ़ाकर $54 अरब तक बढ़ाने की तजवीज़ है। गोल्डन डोम नामी मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए $18 अरब, F-35 तैयारों की सलाह खरीदारी बढ़ाकर 85 तैयारी करने की तजवीज़, एंड दिस एंड दैट, और इंटेलिजेंस के शोबे के लिए $50 अरब मुख्तस। ये सब, ये जो मार पड़ रही है ये ईरान की जंग की वजह से अमेरिका के टैक्स पेयर्स को मार पड़ेगी। अब अमेरिका का टैक्स पेयर जो है वो ये 42% बजट देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की खुशनुदी के लिए जो एक जंग शुरू की, उस अहमकाना जंग के अंदर जो है अमेरिका के 50% मिसाइल तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। अमेरिका इस वक्त चाइना और रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ के सामने वल्नरेबल है इन सो फार एज मिसाइल स्ट्रेटजी एंड मिसाइल वॉरफेयर इज़ कंसर्न। इस सारी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर है अपोजिशन का, अमेरिका की आवाम का, दिफाई बजट का, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बहुत हद तक यूज़ हो जाने का, तबाह हो जाने का, और अमेरिका, ईरान नहीं आया हुआ अमेरिका के पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अमेरिका की नहीं बंद हुई हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान के एरिया की जो बंद किया, अमेरिका आया हुआ है अपने बहरी बेड़े, अपनी मैरीन्स, अपने फ़ौजियों, अपने जहाज़ी बेड़ों को लेकर वहाँ पर जहाँ पे उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट आ रही है। तो इस सारी जंग के अंदर तो अमेरिका को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस वक्त इस डील की। ईरान को भी है, हमें भी है, पूरी दुनिया को भी है, लेकिन अगर रिलेटिवली देखा जाए तो मेरी असेसमेंट में, राइटली और रॉन्गली, अमेरिका डेस्परेटली नीड्स दिस डील। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो एक्शन और टॉक्स हैं वो उस चीज़ को सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे कि शायद ये वो अमेरिका सीरियस है इस सारे मामले में हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ बड़े सीरियस लोग मौजूद हैं जो इस मामले में एनालिसिस करेंगे। आसिफ दुरानी साहब हैं, आप साबिक सफ़ीर रह चुके हैं ईरान में भी और दूसरी जगहों पे। नगमाना हाशमी साहबा मौजूद है, आप भी साबिक सफ़ीर रही हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हैं, आप दिफाई तजिया निगार हैं, ऑब्वियसली आपका वॉर का बेतहाशा बड़ा तजर्बा है। नगमाना हाशमी साहबा, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह एनालाइज कर रही हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जनाब देखिए, ये जो सारी सिचुएशन है ये इस वक्त एक रॉयल खिचड़ी बन गई है, बट आई एम क्वाइट होपफुल कि ये जो अभी सीज फायर हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, इसकी जो टाइम, उसके दौरान कोई ना कोई नेगोशिएशंस की तरफ पेशरफ दोबारा होगी। बिकॉज ये इस पोजीशन में बहुत ज्यादा आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। मेरा तो ख्याल है कि आई डोंट नो, मैंने अभी सुना नहीं कि जो आज यूके ने बुलाई थी एक कॉन्फ्रेंस, उसका क्या बना है और उसमें से क्या बात सामने आई है। बिकॉज आई थिंक ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहे थे कि ब्लॉकेड मैंने रखना है, तो वो शायद इस कॉन्फ्रेंस का भी
वेट कर रहे थे कि इसमें क्या डिसीजन सामने आते हैं। जी लेकिन ये बहुत लंबा सस्टेन नहीं हो सकता। फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कि ये अगर बंद करवाना है पहले आप तो इसको मे बी अगर हम साइमल्टेनियसली इनको एडवाइस करें कि जी ना आपकी भी फेस सेविंग हो जाए और आपकी भी, कि आप साइमल्टेनियसली वो ब्लॉकेड खत्म कर दें और ईरान फिर अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, तो आई थिंक शायद कुछ पेशरफ्त हो सके। अदरवाइज तो जाहिर सी बात है अमेरिका हैज मच मोर टू लूज एट द मोमेंट। लेकिन इस तरह के स्टैंड ऑफ में ईरान को भी, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट एन ईरान एक्सपर्ट, बट दुरानी साहब बैठे हैं, वो वहाँ एम्बेसडर रहे हैं, ही विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर जी जी पर्सपेक्टिव। बट जनरली आई फील कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिसमें इस बात का अब बहुत सख्त अंदेशा हो रहा है कि अगर ये ड्रैग ऑन की या ये दोबारा शुरू हो गई कॉन्फ्रंट्रेशन, तो इसमें बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल ना हो जाएं। एंड पर्टिकुलरली जो स्टेट्स अभी तक रेस्ट्रेंट शो कर रही हैं, वो रेस्ट्रेंट शो करने की बजाय यू नो खुद इसमें इन्वॉल्व हो यानी जाए। चाइना और रशिया आप आई थिंक हिंट चाइना कर रही और हैं। रशिया नहीं, जो गल्फ स्टेट्स भी देखें इस वक्त अपना रेस्ट्रेंट शो कर रही हैं, ठीक जी बिल्कुल। ईरान को सपोर्ट कर रही हैं, बट देखिए उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। सिमिलरली यूरोप है, उसने एक दफा तो बहुत सख्त स्टैंड ले लिया ईरान के फेवर में, एंड इस वक्त अमेरिका आपको बिल्कुल तन्हा नजर आ रहा है। लेकिन कितने अरसे तक दे हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू सस्टेन दिस। तो आई थिंक कि ये एक जीरो सम गेम में नहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को ले जाना चाहिए, क्योंकि इसके फिर मजीद फैलने का, ज्यादा डेंजरस होने का, पूरी खित्ते के और दुनिया के इन्वॉल्व होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो आई थिंक कि अगर किसी तरह हम इनको मनवा लें कि जी आप एक साथ ही एक टाइम फ्रेम एग्री करके, तो उस पे साथ ही आप ये ब्लॉकेट खत्म करें, वो करें, आए एंड लेट्स डिस्कस, तो आई थिंक वो उससे शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अगर इसको ईरान ने भी थोड़ा एस्केलेट कर दिया और बीच में होतीज ने वो बाबुल मंदब पे अगर कोई एक आध शिप डबो दिया, तो फिर आई थिंक मामलात बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। दूसरा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आई थिंक थोड़ा सा अरब वर्ल्ड में भी इस पे बात हो रही है, वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक खास ब्रिंकमैनशिप दिखा के फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो किसी भी तरह कोई पीस एग्रीमेंट कर लें ईरान के साथ, एंड से कि देखो जी हम तो जीत गए और मैंने जंग भी खत्म करवा दी, एंड देन बेसिकली विंक टू इजराइल के जी अब आप जाए एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आई एम आउट। सो अच्छा बेहतर ये है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म नहीं, आप ये और कह रही हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिसमें अमेरिका तो निकल जाए बाहर और इसराइल को कहे फ्री हैंड कि अब तुमने ईरान के साथ जो करना है वो करो, आप ये कह रही नहीं, हैं? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर अच्छा एक अच्छा एग्रीमेंट नहीं साइन होता, तो बेहतरी इसमें है कि एक अच्छा एग्रीमेंट साइन हो जाए और जिसमें ये शिक भी हो कि आप इसराइल को कंट्रोल गारंटी करें। जी, गारंटी इसराइल, बिल्कुल ठीक। है तो आपने इट्स जी जी पॉसिबिलिटी कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है, उनको अपनी प्रेसिडेंसी के भी अभी लाले पड़े हुए हैं, तो इसलिए एक हरीट सा एग्रीमेंट करके और फिर ऊपर से पीछे से वो थपकी दे दें इसराइल को, तो वो तो ईरान के फेवर में भी नहीं है। सो आई थिंक ये मौका आ गया है कि ईरान को भी थोड़ा इसी समझदारी से टेबल पे लाना चाहिए अमेरिका को, अदरवाइज हालात फिर शायद बिगड़ ना जाए। बहुत ज़बरदस्त जी, आपने ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू और ख़ास तौर पे आपने जो कहा कि ये जंग फैल ना जाए, इस पर ज़रूर मैं बात करूंगा आगे चल के प्रोग्राम में। लेकिन पहले दुरानी साहब थोड़ा बताइएगा कि आपके नज़दीक हम सब अमेरिका को तो कह रहे हैं अनरीजनेबल रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अमेरिका अब बार बार जितना डेस्परेटली अमेरिका एग्रीमेंट की बात कर रहा है, शायद ही कोई
इतना डेस्परेटली कोई कंट्री करती हो, कोई जीती हुई भी हो मिलिटरली तो इस तरह नहीं करती होगी, लेकिन वो करना चाह रहे हैं, दे मेंट बिजनेस, चाहे उसमें वजह जो भी हो, वो उससे निकलना चाह रहे हैं, दलदल में फंस गए, उनकी क्रेडिबिलिटी इरोड हो रही है, लेकिन वो करना चाह रहे। ईरान नहीं मान रहा, ईरान ने स्टेट ऑफ होमस को एक तरह से बंद किया हुआ है, तो उसके मुकाबले में अमेरिका ने बंद किया हुआ है। अगर हम एग्रीमेंट के लिए ईरान इन शराइत पे नहीं आ रहा, तो और किस तरह फिर आएगा? और क्या ईरान को कोई एहसास नहीं है इस वक्त कि उसकी अपनी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल हो सकती है अगर दोबारा बम्बारमेंट स्टार्ट हो गई? तो उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। जी शुक्रिया कामरान साहब। सर मेरे ख्याल में हम क्रोनोलॉजिकली थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया है। जी ये स्टेट ऑफ होमस ईरान ने जब जंग हो रही थी तो उसको एज अ कार्ड यूज किया, फर्स्ट टाइम एवर। ठीक है। वरना मैं पहले भी कह चुका हूँ, ईरान इराक वॉर 8 साल रही, उसमें ये यूज नहीं हुआ। लेकिन ठीक। इस दफा चूंकि अमेरिका था, इसराइल था, तो इसलिए ये यूज किया। लेकिन जब ये सीज फायर की बात आई तो उसमें उस वक्त ईरान ने ये कंडीशन रखी कि ये सीज फायर जो है उसमें लेबनान पे भी इसराइल हमले बंद करेगा। तो जी वो जब नहीं माना गया तो उन्होंने अपने हमले जारी रखे। लेकिन जब अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया इसराइल के साथ, तो वहाँ लेबनान में इसराइल ने हमले बंद किए, ईरान ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया। लेकिन उसके अभी कोई 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि अमेरिका ने ईरानियन जितने जो पोर्ट्स हैं उसका जो है ब्लॉकेट किया। तो इसलिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसमें ईरान ठीक। का ट्रस्ट जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है। ये मैं पहले कह चुका हूँ कई चैनल्स पे कि जून की जो वॉर हुई उसमें न्यूक्लियर इशू पे बड़े एडवांस नेगोशिएशंस जा चुके थे। एवरीवन वाज अपबीट कि में मुआहदा हो जाएगा। इसराइल ने हमला कर दिया, उसके बाद अमेरिका ने कर दिया। फिर अभी आपने जो है 28 फरवरी का देखा, उससे 2 दिन पहले तक हर कोई अपबीट था कि ये जो है किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं न्यूक्लियर इशू पे, और इसराइल ने हमला कर दिया फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। जी तो ये इसकी ज्यादती अमेरिका ने की है। और अब भी इस वक्त जो है वो ये बात करेंगे कि ईरान जो है वो एक जबान नहीं है, उनकी जो है सिस्टम, वो एक तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर ईरान एक जबान ना होता, और फिर वो ट्रम्प साहब ये भी कहते हैं कि उन्होंने रिजीम चेंज कर दिए वहां पे, तो भाई सिस्टम वही है। वो आप लोगों ने उनके जो लीडरशिप को मार दिया, लेकिन उनकी सिस्टम में इतनी ताकत है कि उसने अपने आप को फिर से जो है वो अपने पांव पे खड़े हो गए, और वो अब उसको फेस कर रहे हैं। तो इसमें ईरान के पास मेरे ख्याल में उनके पास जो है इवन फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू उनकी जो है पोजीशन ईरान की कमजोर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को अगर वो नंबर 1 पावर है तो उसको दिल भी बड़ा करना होगा। उसको ये जंग उन्होंने शुरू की थी, अब जैसे इन्होंने जो है इसको खत्म कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया जी सीज सीज फायर फायर को। को, तो ये हर एक ने उसकी तारीफ की, हम भी तारीफ कर रहे हैं। तो बात ये कि अमेरिका एक बड़ी पावर है, उसको बड़ा दिल करना पड़ेगा ये। और ये सारी जंग उन्होंने शुरू की थी, ये रिजिम चेंज के जो है आज का नहीं है, पिछले 47 साल से उनका ये मंत्रा चल रहा है। वो ईरान के अंदर कोई भी जरा सी छोटी बहुत इंटरनल को आती है तो ये कोशिश करते हैं रिजिम चेंज की तरफ। ये थ्रू आउट चला आ रहा है, लेकिन उनमें उसमें कामयाबी इसलिए नहीं हुई कि ईरान के अंदर सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। अब आप उससे एग्री करें या ना करें, वो वन पार्टी सिस्टम है, उसमें वो इट इज द रूल ऑफ द क्लर्जी, और वो अपोजिशन को उन्होंने जो है पनपने नहीं दिया वहां पे। जो डेमोक्रेसी जिसकी डेफिनेशन हम और आप जानते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वो वहां पे नहीं है, और ऐसा बाकी दुनिया में भी जो है कई जगहों पे नहीं है वो। लेकिन ये एक हकीकत है कि ईरान ने अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंसोलिडेट किया है, और उसमें फिर मैं तकरार करूंगा कि शख्सियतों की बजाय उन्होंने सिस्टम को जो है मजबूत किया है, और यही उनकी स्ट्रेंथ है। और डिप्लोमेटिकली अगर वो इसको खत्म करना चाहते हैं, हो सकता है। और उसके लिए जो जो इश्यूज टेबल पे हैं उन पे भी ऑलरेडी उनके जो है हर कोई थ्रेड बेयर कर चुका है। न्यूक्लियर इशू पे JCPOA जब साइन हुआ था, अमेरिका उसके सिग्नेटरी था, ट्रम्प जी साहब उससे जो है फिर गए। और उसके बाद बाकी जब है, अब ईरान की भी तो डिमांड है, उसमें जो है फ्रॉम डे 1 जो है सैंक्शन लगी हुई है। उसके $60 बिलियन के एसेट्स हैं वो फ्रीज हुए हुए हैं। तो वो ईरान भी तो जस्टिफाइड है, ये डिमांड करें कि भाई ये आप हटाओ।
तो इसमें जो है अमेरिकन जो है दुरानी साहब, उन लेकिन ये ईरान आएगा तो बात होगी ना, ये तमाम नहीं, बातें उनके। जी। ईरान तो आया हुआ था। वो तो जब इन्होंने अभी भी इसका ब्लॉकेट किया हुआ है हॉर्मज़ का, अमेरिका ने, वो ब्लॉकेट हटाएं तो हॉर्मज़ में वो हो जाएगा, वो मुज़ाकरात की मेज पे भी आ जाएंगे। और अभी फिर ट्रम्प साहब कह रहे हैं अभी 2-3 घंटे पहले कि जी जुमे तक मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। तो अब आप बताएं किस चीज पे आप यकीन करेंगे? तो ये कि गैर दुरानी यकीनी साहब, सूरत हाल आपके ख्याल में अगर अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेट खत्म नहीं करता तो ईरान नहीं आएगा मुज़ाकरात की टेबल पे? आपकी असेसमेंट जो ईरान को जितना आप समझ मेरे रहे ख्याल में ये तो इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर। वो जो ब्लॉकेट का मतलब क्या है? फिर तो आपने जो है वो ब्लॉकेट कर दी, आप जंग तो कर ही रहे हैं ना अब, लेकिन बट इन एन अदर वे बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टू टेक प्लेस विद ईरान। तो सर, जंग खत्म करने के लिए तो कई दफा एग्रीमेंट करना पड़ता है ना, ईरान ये सोच के भी नहीं आ सकता या कन्विंस कर सकते उसको? नहीं, इसमें मेरे ख्याल में मैं ईरान को जो है जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा। अच्छा। इसमें अमेरिका को जो है वो थोड़ा रैशनल वो दिखाना पड़ेगा और थोड़ा वो होश के नाखून लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं सारी, एक तो बताइए कि पाकिस्तान तो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान यही कर सकता है ना, मैक्सिमम 2 सीज फायर करा दिए पाकिस्तान ने, ईरान को भी समझा रहा है, अमेरिका को भी समझा रहा है। पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके अंदर कि अगर ईरान ने एक पोजीशन ले ली है कि ये यूएस का ये जब तक कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट नहीं हटेगा हम मुज़ाकरात पे नहीं आएंगे, राइटली और रॉन्गली, और यूएस कह रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप का ये माइंड है कि जनाब ये ईरान मुज़ाकरात पे आएगा ही तब, और इसलिए आएगा क्योंकि इस हमने ब्लॉकेट किया हुआ है, और ये ब्लॉकेट नहीं होगा तो ईरान आएगा नहीं मुज़ाकरा। मतलब ये अजीब दो एक्सट्रीम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्लॉकेट है। ईरान जो समझता है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है, एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं है अगर यूएस ब्लॉकेट रहता है, और अमेरिका का यूएस ब्लॉकेट जो है वो ये समझते हैं कि जनाब ये तो वजह ये है कि ईरान आएगा इस वजह से। तो सर, कितना बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए इन्हें कन्विंस करना, और कितना बड़ा चैलेंज ये इटसेल्फ सिचुएशन है ये, जनरल साहब? जी, थैंक यू वेरी मच कामरान साहब फॉर हैविंग मी, और दुरानी साहब को और नगमाना साहिबा को मेरा बहुत सलाम। जनाब देखिए, इस वक्त इशू क्या है? इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जो वॉर से हासिल नहीं कर सके, चेकमेट उनको नहीं मिला मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए जी, तो वो अब डिप्लोमेटिक एफर्ट से पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं, और इस तरह की पॉलिटिकल एफर्ट से और मोस्टली डिप्लोमेटिक एफर्ट से पॉलिटिकल और कैप्चुलेशन चाहते हैं पॉलिसी की ईरान की, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एक उनको हो गया है, एक पर्सनली वो मेरे ख्याल में अभी मैं थोड़ी देर पहले कमेंट्री कर रहे थे हम, ये जो अभी ट्वीट आया उनका कि जुम्मे तक बातचीत शुरू हो जाएगी और ये वो। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट आई तो समबडी आस्क्ड मी कि कामरान साहब के जनरल साहब ये क्या स्टेटमेंट से क्या नतीजा खत्म किया जाए? मैंने कहा वेट किया जाए अगली स्टेटमेंट का, क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट को अकेले एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है। अब अगली एक वो डायलॉग की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, और उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट होती है दैट इज एक्चुअली कैरिंग द रियल इम्पैक्ट। जैसे दुरानी साहब ने फरमाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो ब्लॉकेड है, इन मिलिट्री टर्म्स आप समझ लें और स्ट्रेटजी के टर्म्स में समझ लें, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि जो सीज़ फायर है वो वेपन्स तो शायद ज़रूरी नहीं है कि मिज़ल्स ही रुके हुए हैं, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर, इकोनॉमिक स्ट्रैंगलिंग वो जारी है। वो पॉलिसी कैप्चुलेशन इसी पे चाह रहे हैं। और उनके तो जहाज भी पकड़ा उन्होंने, ईरान का के बीच में इतना जहाज भी पकड़ा उन्होंने, 2 पकड़े हैं जी, एक टैंकर के ऊपर उतरे हैं, दूसरा उन्होंने पकड़ लिया। फिर ईरान ने भी मेरे ख्याल में क्विड प्रो को में रिस्पॉन्सेज जनरेट की हैं। IRG की भी सख्त स्टेटमेंट है, मतलब समुद्र में जंग जारी है, ये तो क्विड प्रो, यस इट इज जारी, इसलिए तो डायलॉग नहीं हो रहा ना। देखिए, डायलॉग के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, दुरानी साहब बेहतर इस पे कमेंट कर सके कि एक डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट होती है, लेकिन चूंकि ये नई किस्म की एक स्टेट क्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुई है, हम भी सीखेंगे इससे बहुत कुछ, और एक नई डिप्लोमेसी भी हुई है। ये शुक्र करें कि जो एग्जिट कार्ड है जो ऑफ रैम्प दोनों को दे रहा है वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ चल रहा है, जिसका नाम है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान अंडरस्टैंड करता है कि ये प्रोसेस जो 50 साल के बाद, 47 साल के बाद इस्टेब्लिश की है, इसको किसी इमोशनल वजह से या इस जंग को छोड़ देने की वजह से या इन दोनों पार्टनर्स को कह देने से कि अच्छा ठीक है आप अपना कर लें, जो भी है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स तो आपने अपने अचीव करने हैं,
वो पाकिस्तान करने नहीं दे पा रहा। आई थिंक एग्जेम्पलरी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जनरल साहब, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा ट्रंप को डील करना। सबसे पहले तो मतलब ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल शख्स को डील करना। देखिए ट्रंप तो मेरे ख्याल में जी ट्रंप ने देखे ट्रंप ने पहले सीज फायर किया पाकिस्तान के कहने पे। ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पे इजराइल को रोका, जो जिसका नगवाना साहब अभी जिक्र कर रही थी, जो लेबनान में 10 दिन की जो सीज फायर जी। और अभी भी ट्रंप अगर आसिम मुनीर साहब का नाम लेके, देखे ना डिप्लोमेसी में आप कंट्रीज करते हैं, बातचीत करते हैं, आप नाम लेके फील्ड मार्शल साहब का और प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके और पाकिस्तान का मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब है यू आर लिस्निंग टू देम। पिछली दफा भी जब एस्केलेशन की और डिप्लोमेसी की रेस हो रही थी, जब ट्रंप साहब ने कहा था कि जी मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, और दैट वाज अ ह्यूज थ्रेट। आप एक कौम के पूरे जो बच्चे नहीं भी जो नफरत आपसे करते थे, आपने उनमें भी वो नफरत वाली बीज बोए ईरान के अंदर कि जी मैं इस सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दूंगा। दिस इज ईरान इसको अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझ रहा है, इसलिए ईरान इसको छोड़ना नहीं चाहता। हाफ कुक्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट से, या हाफ एफर्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन तो जनरल साहब फिर मुझे एक बात बताइए ना कि ईरान तो छोड़ना नहीं चाहता, अमेरिका जो है वो भी, तो अमेरिका को फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, ये हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में या इवन कल वो ये कह दे कि यार हाँ मैंने पाकिस्तान के कहने पे, या चले लार्जर पीस कॉन्टेक्स्ट में ब्लॉकेड विड्रॉ किया, या चांस नहीं है? मतलब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दें मुझे यहाँ पे आपके, कितना चांस है नहीं चांस पीछे जाएगा? देखिए बिल्कुल चांस है, बिल्कुल चांस है। Okay. उसका चांस की वजह बिल्कुल है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस नतीजे पर पहुंच चुका है और ईरान दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री इज नॉट गिविंग देम द चेकमेट सिचुएशन। बिल्कुल नहीं, मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों ने कर ली है। दोनों के जो वॉर से डिप्लोमेसी में तभी जाते हैं जब आप मिलिटरीली अपने आप को समझते हैं या तो वो काम नहीं कर रही, या आपकी इतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू एग्जिट द वॉर। अच्छा, अब वो जो टाइम है उसके लिए जो बाकी इन्वायरमेंट है, अब असल में ट्रंप साहब वो जो ह्यूब्रस उनका वो अप्रोच थी ना, और वो पॉलिसी कैप्चुलेशन, 4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, अंदर से आग लग जाएगी, वो शुरू की जो मिसकैलकुलेशन होगी उसके अभी तक वो उससे निकल नहीं रहे, हसार से नहीं निकल रहे। इधर से टाइम भी शॉर्ट हो रहा है उनका, हाँ, तो उस हसार से नहीं निकल रहे। वो थोड़ा सा उनको रियलाइजेशन करनी। देखिए वॉर आज जिस मर्जी है एंड पे हो जाए, जो मर्जी है तस्फी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे दोनों ममालिक जो हैं, दोनों वॉरिंग फैक्शंस जो है, वो अपना अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लेके फिरती रहेंगी। फिर तो मीडिया वॉर शुरू हो जाएगी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, हर कोई अपना अपना लेकर चलता रहेगा उसको। लेकिन देयर इज अ सिचुएशन फॉर ईरान आल्सो। मैं क्विकली एक फिक्रा कह दूं, अगर मिसकैलकुलेशंस अमेरिका ने किए हैं, तो हु सेज कि ईरान कोई मिसकैलकुलेशन नहीं कर सकता? लेट्स से कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी मूव फॉरवर्ड, अब अपने एस्केलेशन लैडर पे हम ऊपर जाते हैं, एंड ही कैरी ऑन विद दिस मिलिट्री एप्लीकेशन, और कुछ इस तरह के नुकसानात कर सकते हैं। देयर इज अ सिचुएशन इनसाइड, देयर इज अ सिचुएशन इनसाइड ईरान आल्सो। लोग सड़कों पे थे, लोग गलियों में थे, लोग इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट दैट गुड, कंड्यूसिव नहीं है। ठीक है, उनका थ्रेशोल्ड ज्यादा है पेन लेने का, लेकिन मिलिट्री चीजों की बहुत सारी चीजें होती है। फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हॉरिजेंटल उनकी रिलेशनशिप है रीजन के अंदर, वो भी डिस्टर्ब हुई है इससे। उसने उसको भी मेकअप करना है, उसने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, उसने फ्रोजन एसेट्स है, देयर आर सीरियस इश्यूज। उसके जो सपोर्टर्स है रशिया चाइना जो है, वो जरूर होंगे, लेकिन वो एक हद तक कोवर्टली में भी सपोर्ट हो रही होगी, लेकिन ओवरली डिप्लोमेटिक सपोर्ट से आगे नहीं जा सकेगी, वो उनकी लिमिटेशंस है। तो आपका नेबरहुड इज नॉट दैट कंड्यूसिव। एक पाकिस्तान खड़ा है आपके साथ, लेकिन वो वॉर में, डिप्लोमेसी में आपके साथ खड़ा है। एस्केलेशन में जब आप हॉरिजेंटल एक्सपेंशन करते हैं तो पाकिस्तान उसको कंडेम करता है। जब आप सऊदी अरब, कतर इन पे हमले करते हैं तो पाकिस्तान उसको कंडेम करता है। डिप्लोमेटिक एफर्ट आपके लिए कर रहा है, आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि इसकी रिपरकशंस है नॉट फॉर रीजन, नॉट ओनली फॉर रीजन, फॉर पाकिस्तान आल्सो। तो आई थिंक इस वक्त प्रूडेंस की जरूरत है, डाइवर्जन्स की जरूरत है, प्रूडेंस की जरूरत है। और प्रेसिडेंट ट्रंप आज अगर ये लेते हैं, जनरल साहब आप जब कह रहे हैं प्रूडेंस की जरूरत है ईरान को, तो आर यू सेइंग कि अगर अमेरिका ब्लॉकेड नहीं भी खत्म करता तो ईरान प्रूडेंस दिखाए फॉर ऑल द रीजन जो आपने काउंट करवाए, और उसमें ऐड कर लें नगमाना हाशमी साहबा का रीजन भी कि जी वॉर फैल भी सकती है, और वॉर फैलेगी और सऊदी अरब अगर इन्वॉल्व होगा तो हम फिर ईरान के साथ शायद उस तरह नहीं खड़े होंगे, या आप खुद कह चुके हैं सो मच वर्ड्स। तो आप जब कह रहे हैं प्रूडेंस ईरान के लिए, मैं सिर्फ इस सेक्शन में बात करना चाह रहा हूं आपसे, प्रूडेंस का मतलब क्या आपका कि अगर कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड नहीं खत्म करता अमेरिका, मेरा ईरान आ जाए? मकसद यह है कि प्रैक्टिकली जी एक दौर तो करे ना,
ये कोई एक डायलॉग दौर का एक अगली सिटिंग में भी नहीं एंड तक जाने वाला। एक दौर तो आप बैठे ना, उनको कॉल तो उनका ब्लफ तो बताए। वो आपको जब उधर आप खोलेगा कि जी हमने आपको बैठते ही आप पहले दिन ही कहें जी कि आप ब्लॉकेट खत्म करें, वी आर सिटिंग हियर एंड देन वी विल स्टार्ट नेगोशिएशन। बेशक 10 मिनट के बाद आप उठ के चले जाए। कहने का मकसद ये है कि पिछली दफा भी तो आपने अंदर बैठ के ही वो उसको किया था ना। थोड़ा सा फिर अपने जो ये आपके मीडिएटर्स होते हैं या जो इंपॉर्टेंट बात आपके है। फ्रेंड्स खड़े होते मैं हैं, जरा ये बात दुरानी साहब तो से आप पूछ लूं। उसको- बिल्कुल, हाँ, आप उनको भी उनको ऑनर भी आप करते हैं। चांस देते हैं बिल्कुल थोड़ा ठीक सा। कह रहे जी। हैं। दुरानी साहब, ये बताइएगा कि जो गुफ्तगू भी फरमाई है इन्होंने प्रूडेंस पे, उन्होंने कहा कि प्रूडेंस का मतलब ये है कि ईरान जो है थोड़ी सी लचक दिखाए और अगर कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड अमेरिका नहीं भी खत्म करता तो मुज़ाकरात के लिए आ जाए, क्योंकि ईरान के पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। रिकंस्ट्रक्शन करनी है उसने, अपने लोगों को सेटिस्फाई करना है उसने दोबारा से बिल्डअप करना है, चीज़ों को सैंक्शन से निकलना है। जंग फैल गई, नगमाना हाशमी साहिबा कह रही है, तो सऊदी अरब वगैरह इन्वॉल्व हो गए, तो पाकिस्तान जो साथ खड़ा है ईरान के शायद उसका ना खड़ा हो सके। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि प्रूडेंस का मतलब ये है आपकी नज़र में कि ब्लॉकेड यूएस ना भी खत्म करे तो ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कम से कम आ जाए? दुरानी साहब, देखिए, हमने ये कैसे प्रिज्यूम कर लिया है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे? मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये ठीक है, बिहाइंड बिहाइंड द डोर चल रहे हैं, तो वो रुके नहीं थे। अच्छा, और अभी भी पाकिस्तान की मीडिएशन जो है वो चल रही है। ये ऐसे नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसमें थोड़ा बहुत एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे ट्रम्प साहब ने ये जो वो है सीजफायर, उसको एक्सटेंड कर दिया, वो चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुसलसल प्रोसेस चल रहा है, और उसमें जब ईरान ये देखेगा कि अब वक्त आ गया है वो भी आगे आ जाए, तो वो प्रूडेंस खुद ही आ जाएगी। इसमें ये नहीं है कि कोई जो है वो सहेलियों का आपस में झगड़ा हो गया तो उसके बाद वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, आना जाना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो सारा सिलसिला चल रहा है। इवन वॉर के दौरान भी जो है डिप्लोमेसी अपना काम कर रही होती है, इधर अभी भी चल रहा है सारा मामला। और इसमें आप ये देखिए, यूरोप भी कर रहा है, उधर ये चाइना और रशिया है, उनकी भी अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, और ईरान के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि ये अपना थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इसमें हमने अभी तक जो बात की है वो जो बाज़ाहिर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी बुनियाद पे की है, और उसमें हम ये फैसला कर रहे हैं कि कौन कसूर पे कौन कसूर पे नहीं है। ठीक। लेकिन एक बात तय है, शवाद ये है कि जंग किसने शुरू की? इसराइल और अमेरिका ने जंग शुरू की। अब ईरान जो है, इसी तरह इराक के मामले में भी ईरान का एक मौक़िफ़ है कि भाई जंग जिसने शुरू की थी आप बिल्कुल उसको ठीक है। सज़ावार करो, उसको वो ठहराओ। तो ठीक। इसलिए मैं इस मामले में नाउम्मीद नहीं हूँ, वो सिलसिला चल रहा है, और मेरे ख्याल में यही प्रूडेंस है। बिल्कुल ठीक है। प्रूडेंस वो होती है, या तो फिर आप वो चले जाएं पिछली सदी में और आप कुछ तो कुशार चलें, यलगार कर दें, उसके बाद जो है तख्त ताराज करते हैं, उसके बाद फिर आप हालात खान का रूल बना दें। ऐसा नहीं है। अब ये दौर चले गए, ना कब्जा करने के दौर चले गए। अब तो ये आ गया है मामला कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो भी एक मसला हो गया, अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए, जिससे कि ये लोग अपने जो है डेड बॉडीज के लिए तैयार नहीं। ईरान जो है वो पेन लेने को तैयार। ये भी हाँ, ये वो चीजें जो हकायक हैं जिनको आप देख रहे हैं, और उस बेस पे आप तबसरा कर सकते हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ईरान है, मेरे ख्याल में दे आर रैशनल पीपल। वो जो जिस सिविलाइजेशन को ये ऑब्लिटरेट करना राइट। चाहते थे ट्रम्प साहब, वो शायद भूल गए हैं कि उनको जो है बात करने का भी तरीका आता है, एंड दे नो हाउ टू हैंडल द पीपल। बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब, 47 साल से जो है वो ऐसे ही नहीं हुआ। आपका मेरे ये ख्याल में ये सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ थी जिसके बलबूते पे सर आया। आप और आएगा, अगर ईरान में इंटरनल चेंज भी आएगा जी तो वो उनकी सिविलाइजेशनल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसकी बेस पे आएगा। बिल्कुल ठीक। जी। अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के प्रेशर जो अमेरिका की जंग की वजह से नहीं आएगा। एक ब्रेक के बाद जी। नगमाना हाशमी साहिबा और बाकी पैनलिस्ट से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरा का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है, दुरानी साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। अगले एक हफ्ते में हम इस जंग को, मिडल ईस्ट को, इस पूरे खित्ते को, पूरी सिचुएशन को कैसे अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। सबका हमारा कंसर्न है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, महंगाई की वजह से, मुल्क में अमन की वजह से। इस पर बात करते हैं फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर के साथ देखते हैं एक ब्रेक के बाद। नगमाना हाशमी साहिबा, आपके नज़दीक सारी डिस्कशन आपने सुनी, अभी आपने खुद भी इसमें पार्टिसिपेट किया। आप 2 दिन बाद इन मुज़ाकरात को जुमे को होते हुए देख रही हैं या चले नेक्स्ट वीक होते हुए देख रही हैं, और किस तरफ जाती हुई देख रही हैं सारी सिचुएशन को? सूरत हाल अगर यही रहती है। देखिए, मैंने आपसे जब गुफ्तगू शुरू की थी तो आपने पूछा था कि मैं पॉजिटिव हूँ या नहीं, तो मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की थी कि जी मेरे ख्याल से तो
ये मुज़ाकरात होंगे सूनर रादर देन लेटर। और अभी भी जो इंडिकेशन की है प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने, वो यही कहा है कि जी ये सीज फायर जो एक्सटेंड हुआ है वो 2 to 5 डेज के दरमियान हुआ है। तो आई डू सी कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और ये शायद बातचीत वीकेंड तक हो जाए या ओवर द वीकेंड ये कोई मुज़ाकरात की ठीक। तरफ बात चली जाए। और बिकॉज एज आई सेड कि ये अमेरिका की ना सिर्फ जो वजूहात ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी और काफी दिनों से कर रहे हैं, उसकी वजह से दे नीड टू हैव फेस सेविंग और इस वॉर को वाइंड अप करना चाह रहे हैं। वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट के आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के इश्यूज हैं, चाइना के साथ हैं, साउथ कोरिया के साथ भी उनका अब एक स्टेट विजिट होने जा रहा है 15 मई को। आई थिंक ही इज गोइंग टू चाइना, और जी। उस विजिट से पहले वो चाहेंगे कि ये जो ईरान का मसला है वो हल हो। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो चाइना से भी स्टेटमेंट साइन थी यही कि जी आप पहले अपना ये मसला हल कर लें, फिर आप समिट के लिए तशरीफ लाएं। सो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग लेकिन अगमाना साहब ये बताइए कि चले पॉसिबिलिटी। एग्रीमेंट जब स्टार्ट होगा, जब डील जब ये मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे, फेस टू फेस ये बैठेंगे बड़े लोग आके ईरान और अमेरिका के, आप कह रही है फेस सेविंग चाहिए ट्रंप को, तो क्या एग्रीमेंट अलॉन्ग दीज लाइंस होगा कि जिसमें ट्रंप हारे हुए हैं उनको फेस सेविंग चाहिए और ईरान का पड़ना भारी होगा, या क्या होगा? मतलब अगर एक को फेस सेविंग चाहिए, पहले ही चल रहा है पता कि एक हारा हुआ फेस सेविंग चाहिए उसे, तो फिर तो इसका मतलब सारी बातें अमेरिका की नहीं मानी जाएंगी, बल्कि अक्सर नहीं मानी जाएंगी। सारी बातें अमेरिका की नहीं मानी जाएंगी, इररिस्पेक्टिव के उसके फाइन प्रिंट में एग्रीमेंट के क्या हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाहर निकल के यही कहना है कि जी मैंने सबसे अच्छी डील कर ली है और मैंने यूरेनियम भी उठा लिया है और सब कुछ कर लिया है। बट आई थिंक अगर कोई यूरेनियम पे भी डील होगी तो वो अराउंड समथिंग अराउंड दी JCPOA टाइप का ही एग्रीमेंट जी। हो सकता है। और ऑफ कोर्स सैंक्शंस अगर वो हटा दें, सैंक्शंस की भी देखे ना, लेयर दर लेयर सैंक्शंस है, दे आर नॉट वन काइंड ऑफ टेक्निकल सैंक्शंस अलग हैं, UN की इकोनॉमिक अलग है, सैंक्शंस। EU की अलग है, बायलैटरल अलग है। तो वो एक दिन में तो हटेंगी नहीं, उनके लिए फिर और मजीद नेगोशिएशंस और प्रोसेसेस चलेंगे। तो इस वक्त तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो सकता है जिस पे साइन कर लिया जाए, जिस पे जो मोटे मोटे आपके इश्यूज हैं उनको तय कर लिया जाए कि जी ये इन पैरामीटर्स में ये हम एग्री करते हैं और ये होगा। फिर फाइनल डिटेल्स ऑफ सैंक्शंस कैसे उठेंगी और वो क्या कहते हैं वो उनका क्या होगा, किस तरीके से 24 कंट्रीज में है, उनके जो फ्रोजन एसेट्स ठीक। हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये तो अनलेस के ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट ऑलरेडी हैज बीन डन बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि नेगोशिएशंस तो देखें वॉर शुरू होने से पहले मीडिएशन तो चल रही थी और वॉर के दौरान बहुत ज्यादा तेज हुई और अब तो हाइपर स्पीड से चल रही है उसको रुकवाने के लिए। तो मीडिएशन और नेगोशिएशंस उस तरह बंद फुल स्टॉप तो नहीं लगा ना। जब दुरानी जी। साहब भी यही कह रहे हैं, हम सब भी यही कह रहे हैं कि जी बिहाइंड द सीन्स चल रही है। मसला यहाँ सारा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट्स कोई रुकवा दे, तो वो उसकी वजह से सारा जो है मसला वो डिरेल हो जाता है ठीक। एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि होना क्या है। बट आई थिंक कि ट्रंप साहब को फेस सेविंग यही होगी कि वो एग्री कर, जो पहले भी एग्री कर चुके हैं, वो ये जब बिल्कुल ओमान ठीक है जी। कर रहा था कि यूरेनियम एक नगवाना साहब आपका एक पॉइंट आ गया, करेंगे। हाँ, मैं चाह रहा हूँ आपका एक पॉइंट जरा मैं, हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब मुज़ाकरात तो ऑन हैंड चल रहे हैं, तो ये जो हम इस्लामाबाद में टॉक्स रखना चाह रहे हैं ये बेसिकली उन वो जो बिहाइंड द डोर्स हम एग्रीमेंट्स करवा रहे हैं या मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी कामयाबी का एक ऐलान होगा आपके ख्याल में, या वो जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी वो उनका और उसमें से क्या फ़र्क है इनमें, ज़रा थोड़ा ये बताइएगा। देखिए वो काफ़ी जो टेक्निकल चीज़ें हैं ऑन द फेस आर वेट तो चले जी 10 पॉइंट ईरान के हैं, 15 पॉइंट्स अमेरिका के हैं, अमेरिका ने भी अपनी रेड लाइंस बता दी हैं।
देर आर जो मुज़ाकरात अगर चल भी रहे हैं तो वो टेक्निकल चीज़ें हैं कि उनको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, मैकेनिज़म्स कैसे, और कई दफ़ा मैकेनिज़म्स के अंदर से भी एक आध ऐसा कोई मैकेनिज़्म का फैक्टर होता है जिसके ऊपर फिर बातचीत जारी रहती है जी, आगे चलना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक देखिए, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट जी, 50 साल का कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ा कंप्रीहेंसिव होना है, और दिस विल रीशेप दी मिडल ईस्ट ऑल्सो। इसकी आउटकम्स इस तस्वीर की, ये जो मुज़ाकरात ख़त्म होने हैं, दिस इज गोइंग टू गिव अस अ न्यू मिडल ईस्ट। एक नए ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर के हम नए मिडल ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो ईरान उसको भी सामने रख कर ये चीज़ें कर रहा होगा। और ऑफ कोर्स जब लीडरशिप सामने बैठती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हर एक की जो मुज़ाकरात अभी कर रहे होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी, किसी लेवल तक वो लिवरेजेस दे सकते होंगे, या उनको जो बताया जाता होगा, तो बैक एंड फोर्थ वो आते जाते रहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे ये मुज़ाकरात जो है इस रीजन के लिए क्या लेके आते हैं। और एक और स्पॉइलर जिस पे हम नजर नहीं रख रहे जी, वो हर जगह पे इंपैक्ट कर रहा होगा, दैट इज इजराइल। वो अगर बैकडोर हो रहे हैं या सामने हो रहे हैं, जो भी है, कोवर्ट हैं, ओवर्ट हैं, जो भी मुज़ाकरात हैं, उनको इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि जल्दी करें, टाइम नहीं है, ट्रम्प साहब के पास भी टाइम नहीं है, स्पॉइलर से भी आपको डर लगा रहता है। कल एक फॉल्स फ्लैग हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई लीडरशिप की और कैपिटेशन की तरफ चले जाते हैं, तो ये वो नई एनवायरनमेंट में हम चले जाएंगे। और अब इतने स्टेक्स हाई हो कर दिए हैं सब ने, इतनी सेंसिटिविटीज हैं कि एवरी ट्वीट, एक ट्वीट की एक एक लाइन के अंदर से आप मैसेजिंग करते हैं। अच्छा, अब ईरान की जो मैसेजिंग होती है, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग को आप और तरीके से एनालाइज करते हैं, आईआरजी के जो ट्वीट्स हैं उनकी और तरीके से आप एनालाइज करते हैं। साहब, ये दोनों अगर बैठेंगे, जब इंशाल्लाह बैठेंगे इन करीब, पावरफुल पोजीशन में दोनों में से कौन होगा आपके नजदीक? ईरान। आप कह रही हैं, नगमारा साहब एट द एंड ऑफ द डे, कामराज साहब, नहीं, मैं किसी की पावरफुल तो देखें कोई भी नहीं होगा। पावरफुल वही होगा जो अपने लोगों के लिए पीस लेकर जाएगा, जो अपने लोगों के लिए स्टेबिलिटी लेकर जाएगा, जो अपने लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं डिप्लोमेटिक टर्म्स जाएगा। में बार्गेनिंग पोजीशन के हवाले से पावरफुल कौन होगा दोनों में से? ईरान। आई थिंक दोनों बैलेंस हैं। दुरानी साहब की राय ले लें जरा। नहीं, आई एम श्योर। देखिए, इजराइल का ईरान इस कॉन्टेक्स्ट में विनर जरूर हो जाएगा कि उसने इजराइल का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज का वो जो मंसूबा है ना, उसको नहीं, मैं टोटली बात कर रहा हूं कि जब एग्रीमेंट खत्म होगा दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री। कोई एक तो होगा ना दुरानी साहब, कि दोनों ही विनर्स होंगे। वो तो चले क्लेम जो भी करता रहे, लेकिन जब आप जैसे लोग, हम जैसे लोग एनालिसिस कर रहे होंगे बाहर से बैठ के, तो ऑब्वियसली वहां पर कामरान साहब देखे ना उसकी जो, जी जनरल साहब, जी जनरल साहब, सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो अभी तस्वीर जब सामने आएगा, जो आउटकम्स आएंगी, जो सामने पैकेज आएगा, तो उसके बाद आप थोड़ा सा चलिए अंदाजा लगा लें। दुरानी साहब, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कौन बैठेगा? देखिए, दोनों पार्टीज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही बैठी हुई हैं। ठीक है, उसमें कोई भी पार्टी जो है वो उसने सरेंडर नहीं किया। देयर इज नो विक्टर, देयर इज नो वैंक्विश्ड एट द मोमेंट। इसलिए उसका जो आउटकम है वो मैटर करेगा। दुरानी साहब, सॉरी, अब टाइम हो गया खत्म एक्चुअली, वरना आपसे मैं और बात करता। सबसे आउटस्टैंडिंग पोजीशन में तो पाकिस्तान है ऑब्वियसली इस वक्त, जो पीस को लीड कर रहा है, और लेट्स सी कि दोनों क्या करते हैं दोनों मुल्क। कल तक इजाजत।